पेज के अंदर यानी वेबसाइट के अंदर आ जाते हैं हम, और हम ये देखते हैं कि वेबसाइट के अंदर ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके मुतालिक हमारा जानना जरूरी है, यानी जिनकी हमें एसईओ करनी है तो उनको हमें इस्तेमाल करना लाजमी, उन्हें हमें समझना जरूरी है। इसका बेहतर तरीका क्या है कि हम एक पहले वेबसाइट खोलते हैं ताकि मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊंगी मुझे क्या चीज़ें समझनी है, फिर उनके टैग्स को हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट खोलने देते हैं हम। ये तो आपको कंफर्म है कि भाई वेबसाइट में जो कुछ हमें नजर आता है वो कौन से पार्ट में होता है। कोडिंग तो कोई पार्ट नहीं होता है यार, कोडिंग कौन सा पार्ट है, कोडिंग तो कोई पार्ट भी नहीं है। कोडिंग तो है जो हम कह रहे हैं जिसको हम बॉडी में जो हम वेबसाइट को देख रहे होते हैं ना, मतलब मैं पीक सोल्यूशन की वेबसाइट खोलूं और उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो पढ़नी शुरू कर दूं, मैं जियो की वेबसाइट खोलूं मैं उसे पढ़ना शुरू कर दूं, तो वो कौन सा पार्ट होता है, वो बॉडी का पार्ट होता है, यानी ये सब कुछ बॉडी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि बॉडी के अंदर हमें कौन सी चीज़ें समझनी है। ये वेबसाइट खुल गई है, ये जो आप वेबसाइट देख रहे हो ना ये सारी बॉडी है, ये जितना भी आपको नजर आ रहा है ये सब कुछ बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि भाई हमें इसमें और क्या समझना है। सबको पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा चीज़ जो नज़र आ रही है हमें बार बार वो क्या है, तस्वीरें, इमेजेस बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें ये देखना होगा कि भाई ये जो इमेज लगा हुआ है ये कैसे लगा हुआ है, कौन से टैग से लगा हुआ है, और इसके ऊपर जो हमें एसईओ करनी है वो कैसे करनी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या चीज़ है, इमेजेस के बाद टेक्स्ट। अगर मैं टेक्स्ट को ब्रेक डाउन करूँ तो टेक्स्ट भी मुझे दो हिस्सों में नज़र आ रहा है। पहले हिस्से में क्या आ रही है, हेडिंग्स, और दूसरे हिस्से में क्या आ रहे हैं, पैराग्राफ। भाई बुक पढ़ते हो तो वो भी तो ऐसे ही होता है ना, बुक में भी क्या होता है कि जो आप पैराग्राफ पढ़ रहे होते हो बुक्स में भी आप जो कुछ पढ़ रहे होते हैं वो सब कुछ किस में आ रहा होता है, बुक्स में भी हम जो कुछ पढ़ते हैं वो सारे का सारा यहाँ तो हेडिंग के तौर पर लिखा होता है, वैसे जरा म्यूट कर लो, यहाँ पैराग्राफ की शक्ल में लिखा होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं कि कहीं पर भी हम कोई कंटेंट पढ़ रहे हो तो जनरली उसका स्ट्रक्चर क्या बना होता है। वेबसाइट के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ हम कहीं बुक रीडिंग भी करते हैं तो जब कोई कंटेंट रीड कर रहे होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर उसका ये होता है कि कोई एक टॉपिक लिखते हैं, उस टॉपिक के सबसे ऊपर हेडिंग लगाते हैं और उसके बाद उसको डिफाइन करते हैं, एक पैराग्राफ में या दो पैराग्राफ में, ऐसे ही है ना, सिंपल स्ट्रक्चर तो यही है। लेकिन अगर मैं एक टॉपिक लिखता हूँ और आगे से उसके फर्दर टॉपिक्स भी हों, मजीद उसके टॉपिक्स हों, तो क्या होता है फिर, मिसाल के तौर पर आपकी बुक में ये लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, हाँ, तो इसके शुरू में लगा होगा 1 लगा होता है ना, उसके बाद एक दो पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, फिर आगे एक टॉपिक और आता है, तो सम टाइम उसमें लिखा होता है 2 और सम टाइम उसमें लिखा होता है 1.1। उसके बाद उसमें कुछ डिफाइन करते हैं वो, फिर हेडिंग लगी होती है एक और, यानी वो सब हेडिंग कहलाती है। वेरी गुड, उसको हम सब हेडिंग, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। किरण, आयशा, भगवान, अर्सलान, बुशरा, धीरज, अमार, अली, असद अली, अबू बकर, उमर, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला शेख, फरासत, इमरा, अनम, नीम, वसीम, रेहान, उस्मान, सामा, अहमद अली, रियान, जी रो भाई चले कौन है रो मास्क लगा के रो करने पूरी बात है यार, प्रोफेशनल अप्रोच रखो। रोज पर बोलने से वैसे ही पता लगता है कहाँ पर है, समझ में नहीं आता किस जगह पर है। ओके बस नमस्कार, आगे बढ़ते हैं जी। हेडिंग लगाई हमने, कंटेंट लिखा, अब इसको मैं मजीद इस हेडिंग की अगर डेफिनेशन है तो इसकी एक सब हेडिंग आएगी। सपोज मैं कह रहा हूँ ये 1 है तो इसकी सब हेडिंग क्या होगी 1.1, उसके बाद 1.2, 1.3, 1.4। अब आपको सब समझ में आ रहा है बुक रीडिंग करते हुए कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं इसकी सब हेडिंग है।
इसी तरह जैसे ही 2 पर आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब हम एक नए टॉपिक पर आ गए। तो ये स्ट्रक्चर होता है कंटेंट को लिखने का, बिल्कुल यही वाला स्ट्रक्चर है वेबसाइट के कंटेंट को लिखने का। वेबसाइट भी यही कह रहा है कि भाई आपने जब वेबसाइट में कोई कंटेंट लिखना है तो इस तरीके से लिखें, ऊपर लिखें हेडिंग, नीचे उसका कंटेंट, और अगर मजीद आपको हेडिंग लगानी है तो उसकी सब हेडिंग कर दें, और जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो फिर नए सिरे से हेडिंग शुरू कर दें। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें समझना है हेडिंग के टैग को, सही है ना, सबसे पहले हमें हेडिंग के टैग को समझना है। तो हेडिंग लगाने के लिए हमारे पास जो टैग है वो है H1 से लेकर H6, यानी ये टोटल हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल है। अब आपने ये समझ लेना है, अभी मैं हेडिंग लगाऊंगा तो हम ये देखेंगे कि भाई ये तो फॉर्मेटिंग है, लाइक जैसे आप मार्कर यूज करते हो। फिर मैं आपको बताऊंगा कि गूगल को ये फॉर्मेटिंग के तौर पर नहीं समझ रहा, गूगल इसको स्ट्रक्चर के तौर पर, वही वाला स्ट्रक्चर जो बुक में बना हुआ, बुक में भी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है H1 से लेकर H6, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल हैं। कंफर्म होगी बात? और इसको समझाने के लिए मैं यूं लिखता होता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, H फॉर हेडिंग और N फॉर नंबर। तो आपने जब भी हेडिंग लगानी होगी तो N की जगह पर वो नंबर लगा देंगे, मतलब हेडिंग 1 लगानी होगी तो 1 हो जाएगा, H1 हो जाएगा, हेडिंग 2 लगानी होगी तो H2 हो जाएगा। टोटल कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 6। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। क्लियर हो गया? ये हेडिंग्स जो हैं बेसिकली इसे हमने HTML में फॉर्मेटिंग नहीं समझना। अभी मैं ये हेडिंग्स लगाता हूं और फिर हम ये देखते हैं कि ये हेडिंग किस तरह का टेक्स्ट हमें शो कर रहे हैं। ठीक है, सबको पता लग गया कि हेडिंग्स क्या है? अच्छा, अब आप लोगों ने काम करना है, हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि नहीं किया था? नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस डिस्कस हुआ था पिछली क्लास में। सब लोगों ने ना नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लेना है, यानी अब आपने फर्दर अपनी जो प्रैक्टिस करनी है वो नोटपैड की बजाय नोटपैड प्लस प्लस में करनी है। अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ आपने इसे कैसे इंस्टॉल करना है। वो सिंपल है, किसी सीरियल नंबर की जरूरत नहीं है, किसी क्रैक की जरूरत नहीं है, जस्ट इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इंस्टॉलेशन है। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है, मैं लिख रहा हूँ H1, ठीक है। सबसे पहले तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि मैं किस पार्ट में हूँ इस वक्त। ना मैंने हेड लिखा, ना मैंने बॉडी लिखा, लेकिन आपको लग रहा है कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ? बॉडी में हूँ। नहीं, मुझे हेडिंग लगानी नहीं थी इस वक्त, मैंने सिर्फ इस तरह भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है। प्रोफेशनल तरीका जब भी होगा, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ठीक है ये, लेकिन जब मैंने किसी और को समझाना होगा तो उसकी समझने के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा पूरा। तो हम जब भी लिखें हम हेडिंग जरूर, हेडर जरूर बनाएं, बेशक उसके अंदर कुछ भी ना लिखें। मैं सिर्फ टाइम सेव करने के लिए इस वक्त ये किया है। और यहाँ आकर मैं ले लेता हूँ हेडिंग स्टाइल, ठीक है। इसे मैं कॉपी कर लूँ। कॉपी करना सबको आता है? आता है ना यार? कोई ग्रुप में मुझसे कॉपी का तरीका तो नहीं पूछेगा? इंटरनेट सीखने के लिए ना, ये डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपकी ना कुछ चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए पहले से। आप कंप्यूटर में कंफर्टेबल हो, मतलब कंप्यूटर को खुद इस्तेमाल करते हो, खुद अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो, कुछ टूल्स में आप कंफर्टेबल हो, जैसे ग्राफिक के टूल्स हैं। नहीं है तो आप कैनवा को एक्सपोज करें। कैनवा को सीखने के लिए आपको किसी कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, घर में इंस्टॉल करो, 1 घंटा बैठोगे आपको सब समझ में आ जाएगा खुद ही, सब कुछ इसमें बना बनाया पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने उसको यूज़ करना है। आपको ग्राफिक्स में थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे आपको लेकर जाऊंगा ना, विदाउट ग्राफिक्स सपोर्ट आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो आपको ग्राफिक्स की ज़रूरत है, और आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल भी होनी चाहिए और बोलने की स्किल भी होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं 2 कर दिया, इसको मैं क्या कर दूँ, 3 कर दूँ। कहाँ तक लेकर जाना है मुझे? 6। ठीक हो गया, यानी कि ये मुझे मेहनत करनी पड़ेगी इतनी। फिर 4 लिखो, और इधर 5 लिखते हैं, और इधर 6 लिखते हैं। चलो जी, बन गई। अब इसको सेव करते हैं, यहां से ऑल फाइल्स कर लो, और जिस लोकेशन पर आप इसे सेव करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक HTML का फोल्डर है, मैं यहीं पे से सेव कर लेता हूँ, और इसका नाम ही मैं रख लेता हूँ, क्या नाम रख लें? हेडिंग स्टाइल डॉट
HTML। जी कहाँ पर है ये? पता लग गया? पहले वाले हेडिंग स्टाइल को देखने में बहुत बड़ा है और आखिरी वाले हेडिंग स्टाइल को देखने तो बहुत छोटा है। बेसिकली ये दिखने में ऐसे लग रहा है कि शायद जब मैंने वेबसाइट बनानी है तो जैसे आप कंटेंट लिखते हुए कुछ मार्कर से लिखते हो, कुछ पेन से लिखते हो, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैंने कंटेंट पेन से लिखना है और हेडिंग स्टाइल से लिखनी है। दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि ये एक फॉर्मेटिंग है, ठीक है, ये देखने वाले के लिए जरूर फॉर्मेटिंग है, लेकिन वेबसाइट को रैंक करने के लिए ये बिल्कुल फॉर्मेटिंग नहीं है। वेबसाइट को रैंक करने के लिए ये एक स्ट्रक्चर है। ये वेबसाइट को हम समझाना चाह रहे हैं कि भाई जहां पर H1 लिखा होगा ना, वहां से हमारा मेन कंटेंट शुरू हो रहा है, और अगर उसको H2 मिलेगा इसमें ये मेन कंटेंट नहीं है, H3 मिलेगा मेन कंटेंट नहीं। हाँ, अलबत्ता उसको अगर H2 और H3 मिले तो फिर वो क्या समझेगा कि H2 मेन कंटेंट है और H3 सब कंटेंट। अगर उसको H3 और H4 मिलेगा, इसका क्या मतलब होगा कि H4 जो है वो सब कंटेंट है और H3 जो है, समझ में आ गई है? यानी हम इस तरह नहीं करेंगे कि मैं अपनी मेन हेडिंग को H4 में लिखूं और मैं अपनी सब हेडिंग को H1 में लिखूं। इसका मतलब होगा कि मैं स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा हूं। बेसिकली हेडिंग स्टाइल को हमें यूज करना है स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए। अब अगर मैं आपको ये वेबसाइट दिखाऊं जिसे भी हमने खोला था, और अगर आपसे मैं ये कहूंगा ये हेडिंग स्टाइल है 1 है, या आप यकीन कर लेंगे? मैं क्या आप यकीन कर लेंगे ये हेडिंग स्टाइल 1 है? मैं तो यकीन नहीं करूंगा, आप लोग कैसे यकीन करेंगे? आप मुझे कहेंगे तो मैं नहीं मानूंगा। अभी आपको मैंने हेडिंग स्टाइल 1 की शक्ल दिखाई है, शक्ल देखें जरा। मैं कहा उसके फॉर्मेट की शक्ल देखें और इसके फॉर्मेट की शक्ल देखें, जी दोनों की शक्लें देखें। ये हेडिंग स्टाइल कैसे लिखा हुआ है और इधर देखें हेडिंग स्टाइल कैसे लिखा हुआ है। एक जैसे हैं दोनों? बिल्कुल नहीं है एक जैसे, लेकिन वाकई ये हेडिंग 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये बात प्रूफ होगी कि हेडिंग स्टाइल 1 नॉट फॉर्मेटिंग। बेसिकली क्या किया हुआ है, हेडिंग 1 लगाया तो उसने उसका फॉर्मेट लिया होगा, लेकिन मुझे उसका फॉर्मेट अच्छा नहीं लगा तो हमने उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया, मगर हेडिंग फिर भी वही लगी हुई है। सो हमें ये भी पता लग गया कि SEO जो है वो फॉर्मेटिंग नहीं है, यानी हमने लगाया हेडिंग 1 ही हुआ है, ये H1 ही होगा, लेकिन इसके ऊपर फॉर्मेट्स अप्लाई किए हुए हैं। फॉर्मेट्स हमने नहीं अप्लाई किए हुए। फॉर्मेट किसने अप्लाई किया हुआ है? डेवलपर ने। मैंने डेवलपर को कहा था कि भाई ये जो आप मेन कंटेंट लिखोगे ना अपना, इसको आपने H1 में लिखना है, उसके बाद आप जैसी मर्जी इसकी फॉर्मेटिंग कर लें, लेकिन लिखना आपने इसको H1 के अंदर। बात समझ में आ गई है? अब हमें ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ये वेबसाइट हमने खूबसूरत बनाई हुई है तो ये SEO वाले ने क्या करना है, मेरा क्या काम है? मेरे पास अगर ये वेबसाइट आएगी ना, मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि ये जो हेडिंग, ये जो इसने अपनी हेडिंग बनाई हुई है, क्या इसमें हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं इसमें आकर उसे इंप्लीमेंट करूंगा, ये काम है हमारा। इसलिए हम HTML को सीख रहे हैं। अब अगर हम HTML नहीं सीखेंगे तो क्या हम ऐसा कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। और हमने वो HTML सीखनी है जहां पर हमें SEO अप्लाई करनी है, बस। सर आपने हेडिंग 1 को हमें समझाने के लिए उसमें मेंशन किया, हम एक्चुअल हेडिंग उसमें मेंशन करेंगे ना, तो हमें यहाँ पर शो कर बिल्कुल ऐसे अगर हमने प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट शो करना होगा तो हम हेडिंग 1 के पीछे फिर वही लिखेंगे। बिल्कुल आप ये समझो कि ये हमने ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ था वहां पर? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। समझ लें ये लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये लिखा हुआ है, ओके। अब उसकी फॉर्मेटिंग तो ये नहीं आ रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर डेवलपर ने क्या किया हुआ है, कोई एक डिजाइन बनाकर सपोज कर लें, मैंने ऐसे ही समझाने के लिए आपको लिख दिया, हाँ, उसने एक फॉर्मेटिंग की हुई है, और ये जो फॉर्मेटिंग होती है ये CSS में होती है। मतलब अगर वेब डेवलपमेंट आप सीखोगे, आप जब कोडिंग सीखोगे, आप उसमें जावास्क्रिप्ट सीखोगे, आप उसमें PHP सीखोगे, और आप उसमें CSS सीखोगे। ये वाली जो फॉर्मेटिंग है ये किसमें हुई है? CSS में हुई है। जावास्क्रिप्ट, PHP, CSS, कुछ भी लेना देना नहीं है उसका SEO के साथ। ये काम कौन करेगा? डेवलपर करेगा। कौन करवाएगा? जिसकी वेबसाइट होगी। मतलब उसको जैसी खूबसूरत वेबसाइट चाहिए। हमें खूबसूरत वेबसाइट नहीं चाहिए, हमें वेबसाइट पर वो कंटेंट चाहिए जिसकी मदद से हम SEO करेंगे। तो अब अगर उसने ये किया होता, फॉर एग्जांपल उसने ये ना लिखा होता, उसने ऐसे ही लिखा होता, देखें उसने किया होता कि एक डिवीजन ब्लॉग बनाया होता। आपने नहीं समझना ये क्या लिख रहा हूँ, मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बता रहा हूँ।
तो मैंने जब इसको आकर स्टडी किया, मैंने कहा भाई ये इसने डिव क्यों लगाया हुआ है यहाँ पर डिव नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पर H1 चाहिए, मैं इसको आकर चेंज कर दूँ। ये काम है मेरा। और मैंने एक और चीज भी देखनी है, लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर H1, और ये भी नहीं यूज कर रहे ना, ये तो मैंने आपको जस्ट बताया। जब मैं वेबसाइट आपको एडिट करवाऊंगा ना, ये सारी चीजें आप देखेंगे वहां पर, क्योंकि वेबसाइट में तो सब कुछ लगा होगा, हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि वो चीजें लगी हुई हैं जो हम लगाना चाहते हैं। अगर नहीं लगी हुई है तो उनको इंप्लीमेंट करें। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट पे आऊं और इस यहाँ पर क्या लिखा होता है, यहाँ पर तो लिखा है ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, सबको नाम से पता लग रहा है कि भाई ये इनकी प्राइमरी सर्विस है, यानी ये इनका प्राइमरी कीवर्ड है जिसके ऊपर रैंक करें। अगर आप ये देखो तो इस ऊपर क्या लिखा हुआ था, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, यहाँ क्या लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट के अंदर देखें प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। उसके बाद अगर मैं इस तस्वीर पर आऊंगा ना, तो इसका भी आल्ट एट्रीब्यूट देखूंगा, उसमें भी लिखा होगा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। मतलब क्या होगा, क्या मैं ये रहा हूँ कि भाई प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, अगर कोई भी बंदा लिखे तो मेरी वेबसाइट रैंक करे और पहले नंबर पर आए। लिखूं मैं जरा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, मैं वेबसाइट का नाम नहीं लिख रहा इस दफा, नहीं लिख रहा ना, इस दफा मैं कीवर्ड लिख रहा हूं। देखें सबसे ऊपर कौन सी वेबसाइट आई है, यही वाली वेबसाइट आई है ना, इसलिए कि हमने इसको रैंक कराने के लिए ये मैं जो कुछ किया, जो कुछ अभी आपको बताया, ये सब ऑन साइट एसईओ है कि भाई टाइटल में इसको लेकर आओ, हेडिंग स्टाइल में इसको लेकर आओ, पैराग्राफ में इसको लेकर आओ, इमेजेस में इसको लेकर आओ और मेटा में लेकर आओ। मेटा को भी हमने डिस्कस नहीं किया, मेटा में इसको लेकर आओ। तो जब ये चीजें मैं अप्लाई करूंगा तो बहुत जल्दी मेरी वेबसाइट रैंक होगी किसी एक कीवर्ड के ऊपर। और आप एक और चीज भी नोट करें, इसके यूआरएल में भी कीवर्ड है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, है ना। ये वो साइंसेज हैं जिसकी वजह से आप अपनी वेबसाइट को जल्दी रैंक करवा लें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप वेबसाइट को जल्दी रैंक करवाएं तो आप यूआरएल में अपना वेबसाइट का अपने कीवर्ड को, मेन कीवर्ड को ले। अब फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट मेरे पास आती और यहाँ पर क्या लिखा, अब दूसरा कीवर्ड क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट, ये भी शायद इसका रैंक हुआ होगा। अगर हम ये लिखेंगे तो इस पर भी ये वेबसाइट हमें नजर आएगी शुरू में। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर जरा वापस। अब ये वेबसाइट मेरे पास आती है, इस कंपनी का क्या नाम है, दस्तगीर इंजीनियरिंग। अगर ये वेबसाइट मेरे पास आती और यहाँ जहां मैंने लिखा है ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, यहाँ पर लिखा होता वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, क्या ख्याल है आपका? ठीक है, वेलकम करना चाहिए, करना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। मैं कहा वेलकम करना चाहिए। अपनी वेबसाइट पर हमें लिखना क्या है, क्या हमें वेलकम करना है। देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा कि टॉप इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने अपने कीवर्ड को हेडिंग स्टाइल में लगाना है। ठीक है, अब मैंने कीवर्ड तो लगाया हुआ है यहाँ, ये तो पक्की बात है। हेडिंग 1 तो लगाया हुआ है यहाँ पे ना, H1 तो लगा हुआ है, ये तो पक्की बात है। अब H1 लगाकर अगर मैं ये लिख दूं कि वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियर, ये ठीक है कि गलत है? ये गलत है। क्यों गलत है? शाबाश, बिल्कुल सही, आप जानते हैं गलत है, क्या रॉन्ग क्यों है सर? कीवर्ड नहीं है सर। वेरी गुड, इसमें कीवर्ड नहीं है भाई। इतनी इंपॉर्टेंट फैक्टर को मैं यूज कर रहा हूँ H1 को, इसका मतलब तो हुआ मैं H1 को जाया कर रहा हूँ, मैं H1 की वर्थ को जाया कर रहा हूँ कि यहाँ पर अपने कीवर्ड को यूज नहीं कर रहा हूँ। तो जब उसने यहाँ लिखा होगा ना वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, तो मैं रिमूव करा दूंगा उसको। मैं कहूँगा सर यहाँ पर नहीं लिखना आपने, हाँ आप यहाँ पर ये लिख लें, नीचे छोटा सा लिखवा देते हैं वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, हाँ, लेकिन आपने हेडिंग में नहीं लिखवाना। हेडिंग में लिखवाएंगे तो आप कीवर्ड जाया कर रहे हैं अपना, क्योंकि वेलकम भी कीवर्ड नहीं है और दस्तगीर इंजीनियरिंग भी कीवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, ना लोग वेलकम ढूंढ रहे हैं, ना लोग दस्तगीर इंजीनियरिंग ढूंढ रहे। भाई दस्तगीर इंजीनियरिंग तो ब्रांड है, वो तो आएगी, ठीक है, और वेलकम को तो कोई ढूंढेगा ही। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर कीवर्ड्स को लेकर आना है। मैंने यही देखना है कि किस खास जगह के ऊपर कीवर्ड मौजूद है। अब आप देख रहे हो पहला पैराग्राफ, अब मैं आपको साथ साथ टैग बता रहा हूँ, साथ साथ एसईओ की इंपॉर्टेंस भी बता रहा हूँ उन्हीं उस रेफरेंस से। अगर इस वक्त हम एसईओ को डिस्कस कर रहे हैं फॉर H1, फॉर हेडिंग स्टाइल, यानी कि हेडिंग स्टाइल में एसईओ कैसे अप्लाई हो रही है, ये हम देखने लगे हुए हैं। अच्छा, अब मैंने ये हेडिंग लिखी, कीवर्ड को हमने पूरा पढ़ना है। हमारा इसके बाद टॉपिक शुरू होगा, जैसे ही हम एसईओ शुरू करेंगे ना, तो हमारा पहला टॉपिक होगा कीवर्ड रिसर्च, कि भाई कीवर्ड कैसे आएगा, कीवर्ड कैसे बनाना है, कीवर्ड के ऊपर रिसर्च करके बनाना है ना। मतलब मैं ये कहता हूँ हम कुछ सेल कर रहे हैं, जैसे हम कोर्सेज सेल करने लगे हैं, कितने सारे कोर्सेज सेल कर रहे हैं ना। अब हमें ये देखना है कि हमारे हर कोर्स का एक्चुअल कीवर्ड क्या होना चाहिए जिसे लोग सर्च करते हैं, उस कीवर्ड को मैंने रिसर्च करना है खुद से।
देखेंगे वो कैसे करना है, वो एक अलग टॉपिक है। वो जब हमारी एडिटिंग कंप्लीट होगी तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो कीवर्ड रिसर्च का ही होगा। अच्छा, अब दूसरा मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं पैराग्राफ बहुत छोटा, पहला बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ है, और अगर पैराग्राफ के सेंटेंसेस देखें तो उससे भी छोटे छोटे। पहली लाइन में मैंने एक सेंटेंस खत्म कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपना जो कंटेंट लिखना है वो छोटे पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखना है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए, और छोटे छोटे सेंटेंसेस होने चाहिए। बेशक सेंटेंसेस ज़्यादा कर लें, लेकिन ना मिसाल के तौर पर कोई भी कंटेंट मैं आपको नोट दूँ और आप पढ़ना शुरू करें, और मैंने टोटल 10 सफ़ों के नोट्स बनाए हो और उनके अंदर 15 पैराग्राफ्स बनाए, बोल हो जाएंगे ना। मतलब 10 सफ़े हैं और 15 पैराग्राफ हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज पे 2 पैराग्राफ भी नहीं आपको मिल रहे एवरेज। तो आपको तो समझ में कुछ नहीं आएगा, और आप इतना लंबा पैराग्राफ जब कंप्लीट करोगे ना तो आप भूल जाओगे कि शुरू में थीम क्या था और एंड पे थीम क्या है और दरमियान में थीम क्या है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें थीम वाइज समझ आती जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हेडिंग लगी होगी तो भी समझ में आ रही होगी। दूसरी बात क्या है, नोट्स में इंग्लिश आसान होनी चाहिए। सेम आपकी वेबसाइट की भी इंग्लिश लीजिए। इजी इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि आपने खुद से इंग्लिश की जांच करनी है, इंग्लिश वही होगी जो डिक्शनरी में मौजूद है, लेकिन ऐसे अल्फाज जो कि बहुत कॉमन अल्फाज हों, जो कि हर कोई पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। ये नहीं हो कि किसी को डिक्शनरी साथ रखनी पड़े आपकी वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसका तो मतलब है कि आप अपना मैसेज नहीं दे पा रहे उसको, जो आपका असल मैसेज है उस तक जा ही नहीं रहा। उसको इंग्लिश मुश्किल लगी है, उसने आपकी वेबसाइट को स्किप किया और किसी दूसरी वेबसाइट पर चला गया कि भाई कोई आसान वर्ड पढ़ लेता हूँ। तो ये आपको मैंने एक छोटी सी साइंस और बताई, क्या छोटे पैराग्राफ्स, छोटे सेंटेंसेस और इजी इंग्लिश, ठीक है। और आपका जो कंटेंट है वेबसाइट का, आपकी वेबसाइट का कंटेंट मिनिमम 500 वर्ड्स का होना चाहिए, मिनिमम। आपकी वेबसाइट का कंटेंट मैक्सिमम 1500 वर्ड्स का होना चाहिए। और उसको अब ये 1500 वर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि इतना आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए। इसलिए नहीं करना कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ कि भाई मुझे बढ़ाना है कंटेंट हर हाल में। मुझे कंटेंट बढ़ाना उस वक्त है जब मेरे पास नई बातें हैं करने के लिए। अगर मेरे पास ऐसी बात है जो कि मैं 600 वर्ड में कर सकता हूँ और उसी को मैं 1500 वर्ड में ले जाऊंगा, तो इसका मतलब है कि मीनिंगफुल नहीं रहेगा वो मैं रेपिटेशन भी करूंगा, ये नहीं ठीक। वो ये कहता है कि मैक्सिमम कितना कर लो उसको, 1500 वर्ड, मिनिमम 500 वर्ड, छोटे पैराग्राफ, छोटे सेंटेंसेस, इजी इंग्लिश, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, अब आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया हुआ है, कंटेंट में कीवर्ड को यूज किया हुआ है। मतलब देखो भाई, हेडिंग में भी कीवर्ड नजर आ रहा है आपको, पैराग्राफ के अंदर भी कीवर्ड नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने कीवर्ड को इस्तेमाल किया हुआ है। अब इसके मतलब गूगल हमें क्या करता है कि भाई कीवर्ड कितना यूज कर सकते हो। कीवर्ड आप यूज कर सकते हो बिटवीन 1 to 3%, 1 to 3% ऑफ कंटेंट, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई 20 कीवर्ड यूज कर लो, 10 कीवर्ड यूज कर लो, 15 की हो, कह रहा है कि अबाउट परसेंटेज बिटवीन 1, यानी अगर आप ये कहो कि 100 वर्ड्स लिखे हुए हैं और मैं कहूँ उसका 1%, इसका मतलब क्या हुआ, एक कीवर्ड। और अगर मैं कहूँ कि 100 वर्ड्स लिखे हुए हैं तो मैक्सिमम 3 पर चले जाएं, मतलब एक 1 to 3 को बेहतर समझना है कि 3 भी बेशक ना हो, 3 से भी थोड़े कम ही हो। इसका मतलब इससे ज़्यादा लगाएंगे तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, यानी कीवर्ड की रेपिटेशन हो जाएगी। अगर कीवर्ड की रेपिटेशन होगी तो गूगल समझेगा कि आप उसके फैक्टर्स के अगेंस्ट आ रहे हैं, आप जोर ज़बरदस्ती करके अपने आप को रैंक करवाना चाह रहे हैं, तो गूगल आपको रैंक नहीं करेगा। परसेंट, इसका मतलब ये हुआ कि 500 वर्ड्स हैं तो कम कीवर्ड्स हैं, 800 वर्ड्स हैं तो ज़्यादा कीवर्ड्स हो गए, 1000 वर्ड्स हुए तो कीवर्ड्स की तादाद और बढ़ सकती है चॉइस हमारे पास। 1500 वर्ड्स हैं तो फिर कीवर्ड्स की अपॉर्चुनिटी मेरे पास ज़्यादा बढ़ जाएगी। मगर अगर 1500 वर्ड्स हैं तो मुझे ये भी देखना है कि 1500 वर्ड्स में मैं नई बात भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। यही तो नहीं है कि वही बात जो पहले पैराग्राफ में करके आया था फिर नीचे वाले पैराग्राफ में भी वही कंटेंट। तो हमें ये भी पता लग गया, बहुत सारी चीज़ें एसईओ की पता लगी आपको। और क्या कहा मैंने कि कीवर्ड कितना होना चाहिए आपके कंटेंट में। कंटेंट का मतलब क्या है, ये वाला हिस्सा, ये सारा कंटेंट है आपका। यूआरएल में है तो ये कंटेंट नहीं है। अब एक और साइंस देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या बताई मैंने आपको कि भाई कीवर्ड को अपने यूआरएल में भी ले आओ, ठीक है, यहाँ पर भी कीवर्ड को ले आए। अब क्या हो रहा है, अब ज़्यादा से ज़्यादा गूगल को पता लग रहा है। एक और चीज़ देखें जरा, मेरा पहला टैब कौन सा है, कौन सा टैब है, होम, ओके। जी
एक वेबसाइट आ रही है, दूसरे नंबर पे इस पर क्लिक करें। देखें इसका पहला टैब कौन सा? होम नहीं है ना इसमें। इसका पहला टैब क्या है? समझ में आ रहा है ये पहला टैब क्यों है? शाबाश, जरा दिमागों को लड़ाएं। भाई क्या लिखा हुआ है? वॉशिंग सर्विसेज। ये क्या लिखा हुआ है? ओके, ये क्या लिखा हुआ है? कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। मैंने क्या किया बेसिकली, कीवर्ड को होम के टैब के साथ रिप्लेस कर दिया। भाई होम की क्या वर्थ है? कोई वर्थ है हमारे लिए? कोई वर्थ नहीं है। इवन आप मोबाइल के ऊपर भी अगर कोई वेबसाइट देखते हो, क्या मेन्यूज आते हैं? होम अबाउट अस नजर तो नहीं आता, मेन्यू ही नजर आ रहा होता है ना, लेकिन एक आपका लोगो नजर आ रहा होता है वेबसाइट का, पता है ना? तो जब भी आपने उसके मेन पेज पर जाना होता है तो आप क्या करते हो? उस लोगो को प्रेस करते हो। बिल्कुल वही साइंस हमने यहाँ यूज किया। हम कहते हैं भाई होम को भी क्यों जाया कर रहे हैं, हम होम पे भी कीवर्ड ले आते हैं। तो ये एक नई जगह हमने कीवर्ड लगाने की दरियाफ्त की हुई है। अब इसका मतलब क्या होगा कि कंपटीटर्स ने नहीं किया होगा, ये एक एक्स्ट्रा चीज आपने कर दी। इसका मतलब क्या होगा कि एक पॉइंट देखें ना, अब हम ये कहते हैं कि भाई हम आ जाए हैं वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, तो लोग जो पहले से रैंक हुए पड़े हैं हमने उनके ऊपर आना है। तो हमें कोई ऐसी रिसर्च जरूर करनी है अपने साथ कि ऐसा हम क्या खास करें। भाई आपको मैं फैक्टर पढ़ा रहा हूँ, सबको ही तो पता लग गया फैक्टर्स, हाँ तो सारी करोगे ना अप्लाई इसको, तो फिर ऊपर कौन जाएगा और नीचे कौन जाएगा? वो जाएगा ना जिसके कम फैक्टर्स होंगे थोड़े से, वो नीचे चला जाएगा। जिसके ज्यादा फैक्टर्स अप्लाई किए होंगे वो ऊपर आ जाएगा। कोई पैसे देके तो आएंगे नहीं, अगर गूगल को ऐसे तो नहीं गूगल को पैसे देंगे, और गूगल पैसे देके तो गूगल ऐड ही लगाएगा ना, आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा, सिर्फ गूगल ऐड के पैसे लेगा वो आपको। सो ये आपने रैंक अगर ऊपर करना है, अगर आपने ऊपर नजर आना है किसी को, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि भाई अगर उसके हम कहते हैं 200 फैक्टर्स है ना, तो जो पहले नंबर पर आ रहा है हो सकता है वो 198 फैक्टर्स को अप्लाई कर रहा हो, और जो दूसरे नंबर पर आ रहा है हो सकता है वो 190 फैक्टर्स पर हो, जो तीसरे नंबर पर आ रहा है हो सकता है वो 160 फैक्टर्स पर हो। तो अगर वो 160 फैक्टर्स वाला फिर अपने फैक्टर्स को बढ़ा लेगा, अब आपने ये नहीं कहा कि भाई सबने 200 कर दिया तो फिर क्या होगा? हाँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। गूगल का फैक्टर देखें, गूगल के वो फैक्टर्स भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल के वो फैक्टर्स भी हैं जो आए दिन गूगल खुद से नए नए फैक्टर्स लेकर आता है। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं आपको सारी एसईओ के फैक्टर, हम गूगल के फैक्टर्स बता सकते हैं, नहीं। अगर क्या आप मुझको 100% अंडरस्टैंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। कोई ना कोई तो मेरी ऐसी बात होगी जो हिडन होगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, सब कुछ तो नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हम भी गूगल को अगर रीड कर रहे हैं तो किसी तरीके से रीड कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्चुअली 100% रीड कर रहे हैं। कोई ऐसे स्टैंडर्ड हो सकते हैं जो कि हमें भी ना पता हो, और वो हमारे कंपटीटर को भी ना पता हो, लेकिन उसने बाय डिफॉल्ट उसे अप्लाई कर लिया, इस वजह से वो ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या करना है, हमने अपडेटेड रहना है और ज्यादा से ज्यादा गूगल के स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना है। जैसे मैंने अभी आपको एक नया फैक्टर बताया ना, ये वाला, तो आप अगर मेजर वेबसाइट्स देखोगे तो किसी के डेस्कटॉप वर्जन में आपको ये नजर नहीं आएगा। ये अगर नजर आएगा तो आपको नजर आ रहा होगा उधर, किस जगह पे नजर आएगा? ये देखिएगा, जब मैं इसको छोटा करने लगूं, मोबाइल वर्जन बनाने लगूं, ये देखिए मेन्यू तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे। मोबाइल में मेन्यू तो नजर ही नहीं आता ना, वहां पे तो डॉट्स नजर आ जाते हैं, 3 डॉट नजर आ रहे हैं, मेन्यू नहीं नजर आ रहा हमारा। मेन्यू में जाना है तो यहाँ पे जाना है। तो फिर ये होम का बटन कौन सा है? ये है मोबाइल पे, ये होम का बटन है। वो देखें होम पे चला गया वापस। जब भी मैं इसको दबाऊंगा बार बार मुझे होम पर लेकर जाएगा। तो यही वो साइंस है जिससे मैंने मेन्यू के अंदर कीवर्ड को लेकर आया कि भाई वो भी तो कीवर्ड भी लेकर आ रहा है ना, तो हमने कहा इसको भी ले लेते हैं, ताकि क्राउलर को जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे अपने कीवर्ड के मुतालिक, तो ज्यादा से ज्यादा जगहों पर उसको बताएंगे कि ये हमारा कीवर्ड है, लेकिन वो वाला तरीका इलीगल तरीका नहीं होना चाहिए, सारे तरीके लीगल। मतलब मैंने कहा कि भाई कीवर्ड्स को बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड किया, तो मैंने कहा लो भी 25% कीवर्ड, गड़बड़ हो गई भाई। 3% से ऊपर जाओगे ना, गूगल तो कहता है भाई 1 से लेकर 2.7, मैक्सिमम 3%, इससे ऊपर नहीं।
मतलब 3% पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप 4% करोगे तो प्रॉब्लमेटिक है, 5% करोगे तो प्रॉब्लमेटिक है, और अगर कोई 40% कीवर्ड यूज कर रहा होगा अपने कंटेंट में, फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं होगा, रैंक नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, तो ये हमें हेडिंग की समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, मैं बता ये रहा था आपको, बहुत सारी और बातें बता दी हैं सर। इसका मतलब इस वेबसाइट को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इसमें बहुत सारी हेडिंग स्टाइल्स हैं। ये तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि अगर ये हेडिंग स्टाइल है तो ये भी हेडिंग स्टाइल ही होगा, है ना, ये भी हेडिंग स्टाइल होगा। अच्छा, अब इधर आए, क्या ये भी हेडिंग स्टाइल है? इसको देख लेते हैं, उसमें ज़रा बेहतर नहीं समझ में आ रहा, इसमें समझ लेते हैं। उसके फॉर्मेट में हमने कलर चेंज किए हुए हैं जी। क्या ये भी हेडिंग स्टाइल है? कौन सा वाला? इसकी बात कर रहा हूँ। देखें, ये भी बोल्ड है, ये भी बोल्ड है, वो भी नुमाया हुआ है, ये भी नुमाया हुआ है, तो क्या ये भी हेडिंग स्टाइल है? क्या ख्याल है आपका, क्या राय है आपकी? हेडिंग है, सब हेडिंग है कि कुछ भी नहीं है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप कुछ किसी को लिख कर देते हैं और आप उसको कहना चाह रहे हैं कि ये मेरा हेडर है और ये मेरा सब कंटेंट है, तो आपका जो सब कंटेंट है होगा, क्या उसके अंदर आप हेडिंग लिखेंगे? सब कंटेंट में हेडिंग आ सकती है? लिखते हुए नहीं आ सकती। इसका मतलब है भाई ये तो सब कंटेंट है, इसमें तो हेडिंग आ ही नहीं सकती, इसमें हेडिंग का इस्तेमाल भी इलीगल हो जाएगा फिर दोबारा से। इसका मतलब ये है कि यही मैं आपको समझा रहा हूँ इतनी देर से कि फॉर्मेटिंग से गूगल को कुछ लेना देना नहीं है। गूगल ने अपने पास वो टैग्स लिए हुए हैं, वो समझ रहा है कि ये आपने स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करने हैं। कहता है यहाँ पर हेडिंग लगानी है, यहाँ H1 लगाओगे ना, मैं फौरन समझ जाऊंगा ये आपकी मेन हेडिंग है। अब अगर आपके कंटेंट के अंदर आप किसी चीज को बोल्ड करना चाहते हो तो आपने कभी भी H1 से लेकर H6 को इस्तेमाल नहीं करना। जी, अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर गूगल को मैंने मैसेज दे दिया कि ये एक सब हेडिंग आ गई है। सब हेडिंग तो नहीं है ये तो मैं एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ ना, इस चीज पे जोर दे रहा हूँ। मतलब ये मैंने जो 2 सेंटेंस लिखे हैं उसको मैंने बोल्ड क्यों किया? आप पेपर देते हुए भी किसी चीज को बोल्ड कर देते हो ना, क्यों करते हो बोल्ड? इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये कह रहा हूँ कि ये मेरा कीवर्ड है, ये मैं गूगल को बताना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो हमने कंटेंट लिखा हुआ है उसके अंदर अगर हमने इंपॉर्टेंस शो करनी होगी वो कैसे शो करेंगे? पहले हमने हेडिंग की बात की, अब हम दूसरी बात करने लगे। एक एग्जाम्पल और करते हैं, मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ टेक्स्ट को टाइम सेव करने के लिए। अब ये अब हमें समझ में आ गया, ये लगा होगा। इसके साथ हमने कुछ प्ले नहीं करना, हमने सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है कि भाई जो कंटेंट लिखा होता है वो पी के टैग के साथ लिखा होता है। पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, ताकि मैं जब कंटेंट को आइडेंटिफाई करना चाहूँ किसी कोड में जाकर तो मैं किसको आइडेंटिफाई करूंगा? पी को। यानी जहां जहां पी होगा वो सब कंटेंट है, वो पैराग्राफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो हेडिंग के बाद वाली जो मैसेज था, जो मैं सब कंटेंट कह रहा हूँ, वो क्या है? पैराग्राफ है। मतलब अब आपको ये पता लग गया इसमें पैराग्राफ टेक्स्ट कौन कौन सा है? सबको पता लग रहा है ना? ये भी पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है। ठीक है, अगर मैंने इसको हेडिंग कर दिया, हेडिंग 6 भी कर दिया तो गलत है ये। ठीक है, फिर हम स्ट्रक्चरल में चले गए कि भाई ये स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये नहीं कह रहे हम। तो अब इधर आए वापस और यहां मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, वो जो मैंने अभी कॉपी किया था। आ गया? जरा आसान कर लेते हैं इसको अपने लिए, एक से ज़्यादा लाइनों में ले लेते हैं ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए, पूरा नजर आना शुरू हो गया अब आपको? HTML में ऐसे कर सकते हैं, इसमें नोटपैड में कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। हाँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ रीड करने के लिए मुझे आसानी हो जाएगी जी। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट ये मेरा कीवर्ड है। मैं इस पे एम्फेसिस करना चाहता हूं, इस पे जोर देना चाह रहा हूं, गूगल को बताना चाहता हूं कि भाई मेरे पैराग्राफ में ये वाला कीवर्ड है, इसको भी समझ लो। अब मैं यूज करूंगा जी, एक ये वाला टैग है मेरे पास, बोल्ड। यानी मैंने क्या कहा, इसको बोल्ड कर दो, इतने हिस्से को बोल्ड कर दो, ताकि जब वो गूगल का क्राउलर आएगा तो वो मेरा कंटेंट रीड कर रहा होगा तो उसको पता लग जाएगा कि इस पूरे कंटेंट में से ये कीवर्ड है।
अब उसको उस पूरे पैराग्राफ में कीवर्ड मिल गया कि कीवर्ड कौन सा है। उसने देखे, अब उसने कीवर्ड के लिए क्या ढूंढना था, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। पैराग्राफ के अंदर उसने अगर कीवर्ड को फाइंड करना था तो उसने दो टैग्स को फाइंड करना है, एक बोल्ड को और एक स्ट्रॉन्ग को। बिल्कुल दोनों एक जैसे ही हैं। बोल्ड पुराने, बहुत पुराने, मतलब HTML शुरू हुई थी, उसके बाद बोल्ड स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है। दोनों का एक ही पर्पज है, एक जैसा ही फॉर्मेट कर रहे होते हैं। चलो जी, हेडिंग स्टाइल में इसको मैं अपडेट करता हूं और इसको जरा रिफ्रेश करके देख लेते हैं। आ गया, बोल्ड हो गया ना। हेडिंग स्टाइल नहीं यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पर बोल्ड यूज करें, हमने पैराग्राफ्स नहीं बनाने, पैराग्राफ्स भी बने होंगे, हमने सिर्फ उनके पैराग्राफ्स को देखना है कि क्या SEO के अकॉर्डिंग हैं कि नहीं है। उसके SEO के जैसे पैराग्राफ तो बना हुआ था, बोल्ड नहीं था लगा हुआ, यहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं था लगा हुआ जी। आप कह रहे हैं कि उसकी वेबसाइट पे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये पूछ रहे हो ना, करता हूँ। जी, आपका मतलब ये है कि ये तो हम अपने तौर पर कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट में कैसे चेंजेस होंगे, बात करते हैं इसके ऊपर। चलो, जब मैंने दूसरा लगा दिया स्ट्रॉन्ग, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। मैं क्या वैसे का वैसे ही है ना, वो भी बोल्ड था, ये भी बोल्ड है, तो आप क्या करें, हमारे पास दो हो गए, तो आप यूं करें, कहीं पे बोल्ड डालें, कहीं पे स्ट्रॉन्ग डालें, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बच के गया, इसको अगली क्लास में करेंगे, इमेज और हाइपरलिंक्स। बस ये दो चीजें हमें और करनी है। इसका मतलब फिर हमारी कोडिंग का पार्ट कंप्लीट। हमें सिर्फ इतनी कोडिंग चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं वेबसाइट में हाइपरलिंक्स को रिकॉग्नाइज करता हूँ, मैं हाइपरलिंक में वेबसाइट में इमेजेस को रिकॉग्नाइज करता हूँ, हेडिंग्स को रिकॉग्नाइज करता हूँ, टाइटल, मेटा, पैराग्राफ, बस इन्हीं जगहों पर जाकर मैंने सारी ऑन साइट SEO करनी है और कंटेंट को समझना है। और कंटेंट अगर ठीक नहीं लिखा हुआ तो उसको चेंज करना है। इन्होंने भी क्वेश्चन किया कि भाई उनकी वेबसाइट पे कैसे होगा ये काम। तो अगर कोई बंदा मुझे हायर करेगा, मुझे कहेगा जनाब मुझे अपनी वेबसाइट की SEO करवानी है, तो मैं सबसे पहले यही पूछूंगा उससे कि भैया आपकी वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। वो मुझे अपना प्लेटफॉर्म बताएगा, फिर मैं उसको कहूँगा आपको मुझे अपनी वेबसाइट का एक्सेस देना। मैं उसकी वेबसाइट का एक्सेस लूँगा। अब चाहूँ तो मैं उसकी, जब मेरे पास उसकी वेबसाइट का एक्सेस आ जाएगा तो चाहूँ तो मैं ऑनलाइन इसमें जाकर चेंजेस अप्लाई कर दूँ, चाहूँ तो बिल्कुल ऐसे ही मैं उसकी वेबसाइट को डाउनलोड करूँ लोकली अपने पास और उसमें सारी चेंजेस कर लूँ। अगर वो ज़्यादा ही कॉन्शियस होगा तो मैं से कहूँगा आप मुझे अपनी वेबसाइट कॉपी करके दे दें, या मैं खुद कॉपी कर लेता हूँ और मैं लोकली काम करता हूँ। लोकल काम करने के बाद जो फिजिकल चेंजेस करूँगा, SEO की जिसको समझ नहीं है ना, उसको किस चीज़ की समझ है, सिर्फ फिजिकल चेंजेस की समझ है। फिजिकल चेंजेस मैंने कोई ऐसी नहीं करनी कि उसकी वेबसाइट की शक्ल चेंज हो जाए। उसकी वेबसाइट जैसे मेरे पास आएगी वैसे ही रहेगी, मतलब जो चीज़ें राइट पर हैं वो राइट पर रहेंगी, जो चीज़ें लेफ्ट पर हैं वो लेफ्ट पर रहेंगी। 2 कॉलम है तो 2 कॉलम रहेंगे, 3 कॉलम है तो 3 कॉलम रहेंगे। अलबत्ता मैं चीज़ों को मॉडिफाई करूँगा। हो सकता है इमेज बहुत ही बड़े लगे हों, मैं सकूँगा इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं, इमेज इसको मैं छोटा करूँगा, बाकी चीज़ें लूँगा। तो मैं ऑफलाइन काम करके उसको एक दफ़ा दिखाऊंगा कि भाई ये देखिए ये चेंजेस आ रही हैं। अगर वो कहेगा ना हाँ इट्स फाइन, मेरे स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आई, और अगर कहेगा इट्स ओके जी कर लें आपने जो चेंजेस करनी है, क्योंकि मैं उसको बताऊंगा ना पहले कि मैं आपका स्ट्रक्चर चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। और अगर मैं आपका कंटेंट चेंज करूँगा तो मैं आपको बताऊंगा पहले, या मैं आप ही को कहूँगा कि मुझे इस तरह का कंटेंट लिख कर दे दें, वही मुझे कंटेंट देगा, उसके अंदर मैं कीवर्ड्स को लेकर आऊँगा खुद से। इस तरह हम वेबसाइट में चेंजेस इस तरह करेंगे, ठीक है। हाँ, वेबसाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो भी मिस्टेक होती है, तो हम बैकअप भी तो ले सकते हैं ना, पुरानी फाइलों का बैकअप रख सकते हैं ना अपने पास। अगर आपसे मिस्टेक हो, जैसे अभी आज मैं एक फाइल चेंज करने लगा हूँ, तो इसका मतलब है आज तक तो वो पुरानी फाइल ही है, तो पुरानी फाइल का मैं बैकअप ले लेता हूँ और नई फाइल में चेंज कर देता हूँ। अगर मुझे लगेगा कुछ गलती हो गई है तो मैं पुरानी फाइल को फिर रिस्टोर कर दूँगा, ठीक है ना। जैसे आपका CV है, आपने CV बनाया हुआ है ना, आज उसमें अगर कुछ चेंजेस करते हो, पता लगा वो करते करते कुछ गलत हो गया, लेकिन आपने एक पुरानी फाइल भी अपने पास रखी हुई थी, आपने दोबारा उसको खोल के वापस रिस्टोर कर लोगे अपने पास। आपने बैकअप तो जरूर लेना है, हर चीज़ का बैकअप लेना है, खासतौर पर इसमें तो आपको बैकअप जरूर लेना है। जैसे मैं फाइलों को चेंज कर रहा हूँ तो मुझे एक पुरानी कापी अपने पास उस वक्त तक रखनी है जब तक मैं उसकी प्रूफ रीडिंग नहीं कर लेता नई वाले की, ठीक है। चलो, अब क्या करना था हमने, जो मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा था ये सब लोगों ने ना Notepad++ डाउनलोड कर लेना,
सिंपल आपने लिखना है नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड, ठीक है। जी आगे सबसे ऊपर ऑप्शन डाउनलोड की ऑप्शन ही आ गई है ना, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर वाला जो आ रहा है ये लेटेस्ट है, ठीक है, इसी पे क्लिक कर दें। ये डाउनलोड का बटन आ गया, जैसे इस पे क्लिक करें डाउनलोड होना शुरू हो गया। सेव कर लिया फिर तो नहीं रिकवर होगा ना, बैकअप लेंगे ना, मैं यही तो कह रहा हूँ बैकअप ले लेंगे। भाई मेरी फाइल का नाम है index.html, ठीक है, मुझे शक पड़ा है कि गलत ना हो जाए कुछ, तो मैं index.html की पहले कॉपी ले लूंगा और दूसरी फाइल में चेंज करनी शुरू कर दूंगा। बैकअप तो आ गया ना मेरे पास प्रीवियस वाला। चलें जी इस पर क्लिक करें। कोई मुश्किल काम तो नहीं है, जस्ट क्लिक्स पे इंस्टॉल हो रहा है ना।